हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल दैट इज विपिन शर्मा बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं बायोगैस प्लांट के बारे में। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था अबाउट द वेरी बेसिक थिंग अबाउट बायोगैस प्लांट या फिर जो गोबर गैस प्लांट थे उनके बारे में हमने कुछ बेसिक्स पढ़े थे कि आखिर ये गैसेस कैसे जनरेट होती हैं और वो जनरेट कैसे होती हैं ड्यूरिंग द ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ माइक्रोब्स। जब काफ़ी सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स होते हैं जब उनकी ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म होती है तो एंड प्रोडक्ट्स में बनती हैं कुछ गैसेज और उन बेनिफिशियल गैसेस को हम कहते हैं बायोगैसेस। और कुछ रूमिनेंट्स के गट में प्रेजेंट होते हैं मिथेनोबैक्टीरियम जो कि सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करते हैं और वो प्रोड्यूस करते हैं मीथेन गैस। ओके, तो उसके बारे में भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने नहीं देखी तो वो आप देख लीजिए क्योंकि उसके काफ़ी सारे कंसेप्ट्स हैं जो हम इस वीडियो में यूज़ करेंगे। सो बायोगैस प्लांट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है कि उसमें सबसे पहले होता है एक कंक्रीट टैंक। कुछ पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा बड़े और सॉलिड पार्टिकल्स, रॉक लाइक पार्टिकल्स, और उनमें सीमेंट का एक मिक्सचर डाल के एक घोल तैयार किया जाता है और उससे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक टैंक बनाया जाता है जो कि 10 से 15 फीट डीप होता है। अर्थ से पहले 10-15 फीट खोदा जाएगा नीचे और उसमें एक टैंक बनाया जाएगा जिसे हम कहते हैं कंक्रीट टैंक, क्योंकि इट इज़ मेड अप ऑफ कंक्रीट। उसके बाद उस टैंक में हम क्या करेंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ बायो वेस्ट हम कलेक्ट करेंगे और उन बायो वेस्ट के मेन कंस्टिट्यूएंट्स क्या हैं, स्लरी ऑफ डंग। यानी कि जब हम काव डंग जो है यानी कि गोबर जो है जब हम उसमें वाटर मिला देंगे, पानी मिला देंगे तो उसका एक घोल बन जाएगा और उसे हम स्लरी कहते हैं। उस स्लरी को हम इस 10 से 15 फीट डीप कंक्रीट टैंक के अंदर फिल कर देंगे यानी कि भर देंगे। और भी बायो वेस्ट हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इस स्ट्रक्चर पे एक बार गौर देते हैं। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ स्ट्रक्चर है, सो इसकी लेबलिंग कई बार पूछ ली जाती है डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट सीरीज में। सो ये पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए मैंने यहाँ पे बनाया है। यहाँ पे ये जो है आप देख रहे हैं ये वो कंक्रीट टैंक है 10 से 15 फीट डीप। दिस इज़ अ कंक्रीट टैंक। और इस कंक्रीट टैंक के अंदर जो स्लरी थी वो फिल की जाती है। और स्लरी हमने अभी अभी पढ़ा था जस्ट कि डंग प्लस वाटर के मिक्सचर को स्लरी कहते हैं। सो डंग प्लस वाटर इसमें यहाँ से डाले जाएंगे जो कि इस कंटेनर में आके जमा होते जाएंगे। उसके बाद इस स्ट्रक्चर में होता है एक फ्लोटिंग कवर। फ्लोटिंग कवर आप इसे मान सकते हैं, ये एक फ्लोटिंग कवर है। और इस कवर की एक खास बात होती है कि ये ऊपर जाता जाता है, जैसे कि गैस जैसे ही बनती जाएंगी तो ये ऊपर चला जाता जाएगा। कैसे? क्योंकि इस पर्टिकुलर कंटेनर में डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शंस होंगी। उन रिएक्शन से यानी कि माइक्रोब्स की ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म से कुछ एंड प्रोडक्ट्स बनेंगे जिन्हें हम गैसेस कहते हैं यानी कि बायोगैसेस। वो गैसेस ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगी ऊपर की साइड, और ये जो ऊपर गैस होल्डर होता है इसकी मूवमेंट होती है ऊपर, इसीलिए इसे कहा जाता है फ्लोटिंग कवर। जैसा कि आप यहाँ नोट्स में देख सकते हैं, फ्लोटिंग कवर हम इसे कह रहे हैं। फ्लोटिंग कवर क्यों? क्योंकि ये फ्लोट करता है। जैसे कि गैस की अमाउंट बढ़ जाती है जो कि ऊपर की साइड प्रेशर एक्सर्ट करती है तो ये फ्लोट करने लगता है यानी कि ऊपर की साइड मूव करने लगता है। जैसे जैसे गैसेस का अमाउंट बढ़ता जाएगा उस हिसाब से ये फ्लोटिंग कवर ऊपर जाता जाएगा और ये स्लरी के ऊपर प्लेस कर दिया जाता है। उसके बाद डिफरेंट काइंड ऑफ आउटलेट्स होते हैं। इस पर्टिकुलर डायग्राम में हम आउटलेट्स देखेंगे। इसका जो सबसे मेन आउटलेट होता है, मेन आउटलेट जो कि गैसेस को बाहर भेजेगा, वो कुछ पाइप्स के थ्रू जाने वाली गैसेस को कनेक्ट कर देगा डिफरेंट हाउसेस से। हमें इस बायोगैस का यूज़ करना है क्योंकि इनफ्लेमेबल है और ये एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो हम नज़दीकी के कुछ घरों में यहाँ से एनर्जी भेज सकते हैं वाया सम पाइप्स। तो यहाँ से कुछ आउटलेट लगे होंगे और वहाँ पे पाइप के थ्रू आसपास के कुछ घरों में ये जो गैसेस हैं ये हम भेज सकते हैं जिससे कि वो इनका यूज़ कर सकें। तो काफ़ी सारे आउटलेट होते हैं। और भी आउटलेट होते हैं जिसमें स्पेंट स्लरी रिमूव करने के लिए एक और आउटलेट होता है। जो स्पेंट स्लरी है उसको रिमूव करने के लिए एक और आउटलेट होती है। और वो जो स्पेंट स्लरी है उसको हम फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ कर सकते हैं यानी कि खेतों में हम डाल सकते हैं क्योंकि ये सारा बायो वेस्ट है। जैसे कि हमने पहली लाइन में पढ़ा था, ऑल दिस इज़ बायो वेस्ट। और बायो वेस्ट है तो साफ साफ वो जो डिफरेंट क्रॉप्स हैं उनकी ग्रोथ को इंक्रीज़ करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा क्योंकि उसमें काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे। तो जो स्पेंट स्लरी है वो भी बेकार नहीं होती, उसको हम एक और छोटे आउटलेट से निकाल लेते हैं और उससे हम बना सकते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ फर्टिलाइजर्स जो कि क्रॉप की इम्प्रूवमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। सबसे ज़्यादा अब ये कॉमन सेंस है कि सबसे ज़्यादा जो है गोबर गैस प्लांट या फिर बायोगैस प्लांट कहाँ बनेंगे।
ऑब्वियसली इन रूरल एरियाज जहाँ पे बहुत सारी काउज होंगी, बफेलोज होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा रूमिनेंट जिस जगह पे होंगे उसी जगह पर बायोगैस प्लांट बन सकते हैं। इसीलिए सोचने वाली बात नहीं है कि ये रूरल एरियाज में ही मैक्सिमम होगा। और यहाँ पे ये जो घरों में यहाँ से जा रहा है आउटलेट के थ्रू गैसेज, ये सारी जो गैसेज हैं ये मोस्टली दो कामों के लिए यूज़ की जाती हैं। एक तो कुकिंग यानी कि खाना पकाने के लिए, और दूसरी लाइटिंग यानी कि एनर्जी प्रोडक्शन में इसकी बहुत ही ज़्यादा एक नीड है गाँव में, क्योंकि गाँव में जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो बायोगैस से ही मिलती है, क्योंकि वहाँ पे डंग बहुत ज़्यादा है। क्योंकि गांव में लगभग हर घर में जो है रूमिनेंट्स हमें मिल जाएंगे, वो पशुपालन बहुत ज़्यादा करते हैं और इसीलिए उनके पास बहुत ज़्यादा डंग होता है जिसका वो यूटिलाइज करते हैं, जिसको वो एनर्जी प्रोडक्शन में, और उस एनर्जी से वो कुकिंग और लाइटिंग कर सकते हैं। अब ये पर्टिकुलर डायग्राम है विच इज़ गिवन इन NCERT, सो इस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। ये वो 10 से 15 फीट डीप कंक्रीट टैंक है। इस कंक्रीट टैंक के ऊपर एक फ्लोटिंग कवर है। जैसे ही यहाँ पे गैसेस बनना स्टार्ट होंगी बाय द ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ डिफरेंट माइक्रोब्स, यहाँ से प्रेशर एक्सर्ट होगा और प्रेशर इस पूरे फ्लोटिंग कवर को ऊपर की साइड भेजने की कोशिश करेगा और फ्लोटिंग कवर ऊपर हो जाएगा। वो सारी गैसेस आके यहाँ पे जमा होंगी एक चैम्बर में जिसे हम कहते हैं गैस होल्डर। ये जो बड़ा टैंक है इसे हम डाइजेस्टर भी कहते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा था एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में। तो यहाँ से डंग और वाटर आ रहा है यानी कि स्लरी, जो बायो वेस्ट है वो सारा यहाँ पे जमा होगा, और यहाँ पे स्लज है। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में हमने साफ साफ पढ़ा था एक्टिवेटेड स्लज के बारे में। और एक्टिवेटेड स्लज क्या था? जब फ्लॉक्स जो हैं, फ्लॉक्स यानी कि बैक्टीरिया और फंगल फिलामेंट्स, जब उनको सेकेंडरी सेडिमेंटेशन प्लांट में डाला जाएगा तो वो नीचे जमा हो जाएंगे और ऊपर बचेगा इफ्लुएंट। सेकेंडरी सेडिमेंटेशन प्लांट से उन्हें निकाल लिया जाएगा नीचे से और उन्हें एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में भेज दिया जाएगा, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। अब जैसा कि नाम साफ साफ बताता है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, मतलब कि एनारोबिक बैक्टीरिया इस स्लज को डाइजेस्ट कर देंगे। और इसकी डाइजेशन के दौरान कुछ गैसेस प्रोड्यूस होती हैं जिन्हें हम कहते हैं बायोगैसेस, और उन गैसेस के मेन कंस्टिट्यूएंट हैं मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। ऐसा हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अगर आपको पूरा मैकेनिज्म देखना है तो आप लास्ट लेक्चर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। सो एक्टिवेटेड स्लज के बारे में हम पढ़ चुके थे। ये सारी वही चीज़ें हैं, जस्ट इन्हें रिपीट करना है। सो डंग प्लस वाटर यानी कि स्लरी आके इस टैंक में भर जाएगी जिसे हम कह रहे थे कंक्रीट टैंक, और इससे जो गैसेस प्रोड्यूस होंगी वो गैस होल्डर में जमा हो जाएंगी, जिसमें सबसे मेन है मीथेन। सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो बायोगैस होती है दैट इज मीथेन। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर हाइड्रोजन गैसेज हो सकती हैं। सो इस गैस होल्डर में ये गैसेज जमा होंगी और उसके बाद एक आउटलेट के थ्रू यानी कि एक बाहर जाने वाले पाइप के थ्रू ये सारी गैसेज नियर बाय हाउसेज में पहुंचा दी जाएंगी। दिस इज द आउटलेट। सो ये था एक डायग्राम जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। सो इसको एक और बार देखते हैं। डंग प्लस वाटर यानी कि स्लरी आके इस टैंक में फीड हो जाएगी, कंक्रीट टैंक में, जिसे हम डाइजेस्टर भी कहते हैं, क्योंकि सारे जो प्रोसेसेस होंगे, जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगे और जो गैस प्रोडक्शन होंगी वो इसी डाइजेस्टर में होगी। जैसा कि नाम था एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, क्योंकि उसी में डाइजेशन टेक प्लेस कर रही थी फ्लॉक पार्टिकल्स की, इसीलिए इसको कहेंगे डाइजेस्टर। इससे गैसेस प्रोड्यूस होंगी जो कि गैस होल्डर में जमा होंगी, जैसा कि नाम बताता है गैस होल्डर। सो इट विल बी होल्डिंग ऑल द गैसेस दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय दिस डाइजेस्टर। उसके बाद ये आउटलेट के थ्रू नियर बाय हाउसेज में चली जाएंगी, और ये एक स्लज चैम्बर है। इसको याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब बायोगैसेस इंडिया में बहुत सारे प्लांट हैं। तो ये जो प्लांट हैं ये किसकी वजह से हैं? कौन सी ऐसी एसोसिएशंस हैं या फिर कौन सी ऐसी कमिटीज़ हैं जो कि बायोगैस प्लांट का निर्माण करती हैं इंडिया में? सो इसमें दो मेन एसोसिएशंस आती हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इनको आपको याद रखना है। वन इज़ IARI एंड सेकेंड इज़ KVIC। IARI का मतलब है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, एंड KVIC का मतलब है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ये दो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी वजह से टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्लांट यानी कि बायोगैस प्लांट का इंडिया में जितना भी इजाफा हो रहा है वो सब इन दो कमिटीज़ की वजह से ही हो रहा है, इन दो ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से हो रहा है। तो इन दो ऑर्गेनाइजेशंस के नाम याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक और बार हम रिपीट करते हैं। IARI दैट इज़ इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट,
and KVIC, that is Khadi and Village Industries Commission. So this is all about the biogas plant basics as well as advanced study. और इसमें आपको याद रखने की कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे कि बायोगैस प्लांट में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट गैसेस होती हैं, ये रूरल एरियाज में ही क्यों होता है, स्लरी की कॉम्पोजिशन क्या है, फ्लोटिंग कवर का क्या रोल है और वो बार बार ऊपर क्यों जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस बनती हैं और उसके प्रेशर की वजह से वो बार बार ऊपर जाता है। उसके बाद हमें ध्यान देना है दो चीज़ों पे, दैट इज IARI एंड KVIC। IARI का मतलब था इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, KVIC का मतलब था खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। और इन दो ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से ही पूरे इंडिया में डिफरेंट काइंड ऑफ बायोगैस प्लांट्स बनते हैं और इन्हीं की वजह से जो गाँव में एनर्जी है पहुँच पाती है। So this is very basics about biogas plant. I hope that this particular video is helpful for you. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं then subscribe and share this video with your friends. Thank you so much again for watching this video guys.